हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम लोग बैंकों के कार्य पढ़ रहे थे और उस क्रम में हमने बैंकों के प्राथमिक कार्य कौन कौन से होते हैं और बैंकों के अभिकर्ता संबंधी कार्य कौन कौन से होते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको बैंक के जो सामान्य उपयोगी कार्य कौन से हैं, विदेशी व्यापार और साख सृजन के बैंक क्या काम करता है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, बैंक के जो कार्य हैं उनको हमने 5 भागों में बांटा था कि बैंक के प्राथमिक, अभिकर्ता, सामान्य उपयोगी, विदेशी व्यापार से संबंधित और साख सृजन के कार्य हैं। उनमें सामान्य उपयोगी कार्यों में जो पहला कार्य है वो है धन एवं संपत्तियों की सुरक्षा। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जब आपका हमारा जो पैसा होता है वो बैंक में जमा रहता है तो हम चैन की नींद सोते हैं कि भाई बैंक में हमारा पैसा जमा है और वो सुरक्षित है। हमारा कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज है या कोई इस प्रकार की संपत्ति है जो हमें घर पे चोरी होने में डर रहता है, तो उसको भी हम लोग बैंकों के लॉकर में जमा करवाते हैं स्वर्ण आभूषणों को देख के। तो इस प्रकार बैंक जो होता है वो हमारे धन और संपत्तियों की सुरक्षा करता है। ये एक जनरल यूटिलिटी फंक्शन है। दूसरा फंक्शन देखिए, यात्री चेक एवं साख पत्रों की सुविधा। तो जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो अपने ग्राहकों को यात्री चेक और साख पत्रों और गश्ती प्रमाण पत्रों का निर्गमन करके उन्हें यात्रा के दौरान आवश्यकता होने पर यात्री चेक से निश्चित समय और स्थान से रकम प्राप्त करने की सुविधा देते हैं। इससे वो नगद ले जाने की सुविधा से बच जाते हैं। और आजकल तो इस संबंध को लेके बहुत सारे और ऐसे तरीके आ गए हैं जिनसे व्यक्ति बच सकते हैं, जिनसे चोरी चकारी से बचा जा सकता है। आज लोग कैश नहीं रखकर, आपके पास यदि कोई एटीएम कार्ड भी है तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप किसी भी बैंक के एटीएम से आप पैसा जो है निकाल सकते हैं यदि आपके खाते में है तो। पुराने ज़माने में जब बैंकिंग में इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था बैंकिंग सेक्टर में, तब आपको यदि झुंझुनू से पूना पैसा भेजना है या बम्बई पैसा भेजना है तो डिमांड ड्राफ्ट यदि वहाँ से आता है या चेक जाता है तो उसको जमा होने में ही 2-3 दिन लग जाते थे। और आजकल पैसा भेजना और पैसा मंगाना 2-3 दिन छोड़िए, 2-3 मिनट का ही काम बच गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, तीसरा काम है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े। बैंक जो होता है वो अपनी ग्राहक की आर्थिक स्थिति से कोई ज्यादा परिचित नहीं होता है। इस कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करके वो अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों में सलाह भी देते हैं। इससे ग्राहकों की जोखिम ही कम नहीं होती है, बल्कि जनता को देश विदेश की आर्थिक और मौद्रिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद है विनिमय पत्रों को स्वीकार करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से जो भी लिखे गए विनिमय पत्र हैं उनको स्वीकार करता है और निश्चित तिथि पर इनके भुगतान की व्यवस्था भी करता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ये वही बात है। फिर है देखिए ऋणों की जमानत, यानी सिक्योरिटी ऑफ लोन्स। तो देश में व्यापारिक एवं औद्योगिक इकाइयों के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों में ऋण लेना एक स्रोत है। ऐसी दशा में बैंक इन इकाइयों द्वारा लिए गए देशी एवं विदेशी ऋण पर गारंटी देते हैं। परिणाम स्वरूप इकाइयों को आसानी से ऋण की प्राप्ति हो जाती है। बैंक बहुत जगह पे अपने आप को एज ए गारंटर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बड़ी बड़ी जो औद्योगिक इकाइयाँ होते हैं या बहुत बड़ा आधारभूत काम के लिए जो लोन लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, उनमें बैंक जो है वो बीच में एक गारंटर भी बनते हैं। उसके बाद देखिए माल के परिवहन में सहायता। अब
जो आप देखते हैं बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो अपने ग्राहकों को माल भेज देते हैं और उसकी जो बिल्टी होती है वो बैंक में भेज देते हैं। ठीक है। अब बैंक में रुपए जमा करवा कर इस बिल्टी को छुड़वा लेते हैं और माल प्राप्त कर लेते हैं। तो बैंक के कारण माल के परिवहन में भी बहुत सहायता मिलती है। उसके बाद देखिए कि बैंक एक वित्तीय सलाहकार भी है, क्योंकि बैंक अपने ग्राहकों को आर्थिक और वित्तीय मामलों पर सलाह भी देता है। आप देखिए, आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, बैंक के माध्यम से आप लगा सकते हैं। आपको एफडी करवानी है, आपको और कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो बैंक आपको हर तरीके से जो इन्वेस्टमेंट के जो विकल्प होते हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताता है। एक है मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं। मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं भी जो बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को प्राप्त अपने कस्टमर्स को देते हैं। उसके बाद है कि विदेशी विनिमय की व्यवस्था, मतलब जो बैंक्स होते हैं उनकी जो मुख्य शाखाएं होती हैं वो विदेशी विनिमय का भी काम करते हैं। मान लीजिए आपके और आपको डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करवाना है, तो जो बैंक की कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे आप जाके और डॉलर देके उसके बदले में उस दिन जितना भाव है रुपए का उतने रुपए प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि आपके पास एक बहुत ज़्यादा मात्रा में वो मुद्रा नहीं है तो वो चीज़ आसानी से हो जाती है, पर आप जाके यदि हज़ारों की संख्या में या 1000 डॉलर देते हैं तो आपसे पूछा ही भाई भैया जो डॉलर है वो आप कहाँ से लेके आए, आपको सोर्स भी उसका बताना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में है सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था। वही बात है कि जो बैंक्स होते हैं वो केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और वो सरकार जो होती है उसके द्वारा निर्गमित किए गए बॉन्ड्स, ऋण पत्र और अन्य जो दस्तावेज होते हैं आदि की बिक्री का काम भी बैंक करते हैं। इस प्रकार पब्लिक जो डेब्ट्स होती हैं, बोरोइंग्स होती हैं, उनकी व्यवस्था भी बैंकों द्वारा की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये सामान्य उपयोगी कार्य के जो 10 बिंदु हैं ये आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए हमारा जो चौथा महत्वपूर्ण कार्य है वो है विदेशी व्यापार के वित्त प्रबंधन का कार्य। विदेशी व्यापार का मतलब तो आप सब लोग जानते होंगे, हमारे देश से बाहर हम कोई वस्तु बेचते हैं या वहां से खरीदते हैं, तो वहां से खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आयात, और वहां बेचते हैं, यहाँ से बेचते हैं, उसको क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। तो इस आयात निर्यात का जो ये व्यापार है, विदेशी व्यापार है, ये वर्तमान में बिना बैंक के जो है वो संभव ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो इन व्यापार के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए ना, अल्पकालीन साख ये भी प्रदान करते हैं। कोई व्यापारिक सौदे होते हैं उनका निपटारा भी बैंकों द्वारा किया जाता है। कस्टमर की ओर से आपको भुगतान प्राप्त करना है या भुगतान करना है, ये दोनों काम जो हैं बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। और इसलिए बैंक जो होती हैं वो आयातकों और निर्यातकों दोनों के बीच में, यानी दूसरे देश में जो बैठा हुआ व्यापारी है और अपने देश में जो बैठा हुआ व्यापारी है वो उससे माल खरीद रहा है या उसको बेच रहा है, तो उन दोनों के बीच में संपर्क जो बनाना, संपर्क स्थापित करने में भी बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट्स, कि अपने जो बड़े बड़े बैंक हैं उनकी ब्रांच जो है वो विदेशों में भी है। हमारे एचडीएफसी बैंक की जो ब्रांच है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है वो आपको मिडिल ईस्ट अफ्रीका तक भी मिलेंगी, वहाँ पर भी अपनी बैंकों की ब्रांच हैं। ठीक है। तो ये विदेशी व्यापार का के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है ये भी बैंक करते हैं। और एक अंतिम कार्य मैं आपको बैंक का बताऊं जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वो है साख सृजन का कार्य। वैसे साख सृजन का कार्य बैंक कैसे करते हैं इसका अलग से एक विस्तार से टॉपिक है, तो उसमें भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, उस लाइन से आपको समझना है, और वो ये है कि ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान।
आप बैंक में यदि एक बैंक में आप पैसा जमा करवाते हैं और उस पैसे का कुछ प्रतिशत भाग बैंक अपने पास रखकर बाकी के पैसे को बैंक लोन के रूप में बांट देता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक, मान लीजिए कोई एक 100 रुपए का आपके पास में नोट है, अब उस पे देख के हम ये तो बता देंगे कि ये 100 रुपए का नोट इस वर्ष में छपा हुआ है, लेकिन वो 100 रुपए का नोट कहाँ कहाँ से यात्रा करके आया है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था जो होती है वो हमारी मुद्रा पर आधारित होती है। हम कोई भी सेवा लेते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, चाहे हम सब्जी खरीदें, हम मोबाइल खरीदें, हम कपड़े खरीदें, हम कुछ भी बेचें, हम बस में जाएं, टैक्सी में जाएं, भाड़ा दें लें, सारा जो लेन देन है वो मुद्रा के द्वारा ही होता है। और जो मुद्रा होती है वो लोग अपनी अपने पास जो अतिरिक्त मुद्रा होती है, जो बचत होती है, उसको लोग बैंकों में जमा करवाते हैं। और बैंक वाले क्या करते हैं कि उसका कुछ भाग अपने पास में रख के बाकी का जो एक्स्ट्रा होता है वो लोन के रूप में दे देते हैं। तो इस प्रकार बैंक ब्याज हमको देते कम है लेकिन लेते ज़्यादा है, और वही उनका प्रॉफिट होता है। तो बैंकों के बिना भी साख सृजन का जो काम है वो नहीं हो सकता। तो ये तो हुए आपके बैंकों के कार्य। तो मैंने आपको बैंकों के कार्य पांचों हेडिंग के अंदर अलग अलग विस्तार से बताए हैं, और आपको बैंक की परिभाषा और ये कार्य अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। उसके पश्चात इसी टॉपिक में मैं आपको एक टॉपिक और बताता हूँ, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का क्या योगदान है, या हमारी अर्थव्यवस्था में बैंकों का क्या महत्व है। ठीक है, तो आप देखिए किसी भी राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें बैंकिंग व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुद्रा बाजार के सबसे महत्वपूर्ण अंग बैंक ही होते हैं। पूंजी निर्माण, व्यापार, उद्योग, कृषि के अर्थ प्रबंधन तथा देश की आर्थिक सामाजिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी मैंने आपको पहले भी बैंक का टॉपिक जब शुरू किया, जब आपको बताया था, यदि मैं आज ऐसे कहूँ कि जो महत्व रक्त का यानी खून का हमारे शरीर में जो महत्व है, वही महत्व आज की तारीख में अर्थव्यवस्था के अंदर बैंकों का है। आज कहीं पर भी कोई लेन देन होता है, कुछ भी हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, बैंकों के बिना कुछ भी काम जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अब बैंक किस प्रकार से महत्वपूर्ण है इनको हम बिंदुवार भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला बिंदु साख सृजन का है। साख सृजन की बात अभी अभी मैंने आपको बताई कि बैंक किस प्रकार से साख सृजन करते हैं। दूसरा, बैंक पूंजी निर्माण में, कैपिटल फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि बैंक जब लोगों को कैश प्रोवाइड कराते हैं, लोन देते हैं, उससे लोगों को रोजगार मिलता है, और जब रोजगार लोगों को मिलता है उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ा, रोजगार बढ़ा, उनसे व्यक्ति की आय बढ़ी, और आय बढ़ने से जब आप वो एक सर्किल सा जब घूमेगा कि वो वस्तु खरीदेगा फिर बेचेगा फिर पैसा आएगा, तो इससे पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद साख नियंत्रण का काम भी किया जाता है बैंकों द्वारा। मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक में बताया था विस्तार से कि किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परिमाणात्मक विधियां और आपकी गुणात्मक विधियों के द्वारा जो है साख पर नियंत्रण करती है। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, सीएलआर है, बैंक रेट है, इनके माध्यम से कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को वो कंट्रोल भी करती हैं और चलाती भी हैं। उसके बाद है मुद्रा प्रणाली का संचालन, ये भी बैंकों द्वारा ही किया जाता है। आप देखिए जो नोट निर्गमन का काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, वो भी हमारे देश के बैंक द्वारा ही किया जाता है। और मुद्रा प्रणाली के अंदर लोच भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कब मुद्रा जारी करनी है, अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ भी एक अपना स्थान रखती हैं। ठीक है, तो प्रसार और संकुचन, ये दोनों चीज़ें मुद्रा प्रणाली में होनी चाहिए। आर्थिक विकास में योगदान, तो ये तो सभी बिंदुओं का एक सार है कि बैंक जब इतने सारे काम करता है तो आर्थिक विकास में तो उसका महत्वपूर्ण योगदान होता ही है। और बैंक जो होते हैं वो डेवलपिंग
बैंकिंग का काम भी करते हैं। जैसे अलग अलग सेक्टर्स के विकास के लिए अलग अलग बैंक डिसाइड कर दी। नाबार्ड का काम हो गया कि वो रूरल डेवलपमेंट करेगा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेगा। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। कोऑपरेटिव्स बैंक होते हैं। एक्जिम आयात निर्यात बैंक होते हैं। ओके, लैंड डेवलपमेंट भूमि विकास बैंक होते हैं। ये सारे जो अलग अलग बैंकें हैं, ये अपने क्षेत्रों के अंदर लोगों को ऋण बांटने का काम करते हैं, लोन देने का काम करते हैं, ताकि वो अपना काम जिस चीज़ के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता है उसमें काम में ले सकें। दूसरा, सामाजिक प्रतिबद्धता और जन्मोन्मुखी बैंकिंग है। जब बैंक इतने सारे काम करता है तो बैंकों की सामाजिक प्रतिबद्धता तो रहती है, क्योंकि बैंक आप देखते हैं कि बहुत सारे जो बैंक होते हैं वो सामाजिक सरोकारों के कामों में भी आजकल आगे रहते हैं। आप देखते हैं एचडीएफसी बैंक के द्वारा और एसबीआई, बहुत सारी बैंकों के द्वारा आजकल जगह जगह के ऊपर रक्त इकट्ठा करने के लिए ब्लड का कैंप जो है वो लगाया जाता है, और बहुत तरीके के मास्क वितरण का कार्यक्रम हो रहा है आजकल कोरोना काल में, सैनिटाइज़र वितरण करने का हो रहा है, और ज़ीरो बैलेंस में स्टूडेंट्स के अकाउंट भी वो लोग खोलते हैं। तो इस प्रकार कई स्कीमें चलती रहती हैं बैंकों के सामाजिक कार्यक्रमों की। सामाजिक आर्थिक प्रगति के उत्प्रेरक भी हैं, बिल्कुल सही है कि सामाजिक आर्थिक प्रगति के ये एक तरीके से वाहन है। और ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं, कस्टमर्स को बहुत प्रकार की सेवाएं बैंकों द्वारा दी जाती है। मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक अपने मोबाइल जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन है उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। अपने घर में बैठे बैठे आप अमेरिका में बैठे हुए बैंकर से बात कर सकते हैं, उससे पैसा मंगवा सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। पानी के बिल, बिजली के बिल, ट्रेन की टिकट, बस की टिकट, फ्लाइट की टिकट, आपको जो काम करना है आप इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और सरकार के लिए तो बैंकों का बहुत महत्व ही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने की जो धुरी है, जो एक तरीके से साधन है, वो बैंक ही हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बैंकों का देश के विकास में क्या योगदान है, या उनकी भूमिका क्या है, या बैंकों का क्या महत्व है, या अर्थव्यवस्था में बैंकों का क्या महत्व है, योगदान है, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इन सबका जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि बैंक की उपयोगिता क्या है हमारे लिए। तो ये कुछ बिंदु हैं, इनके माध्यम से मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया कि बैंकों का क्या महत्व है। तो अब आपको क्या करना है, बैंक का टॉपिक जब अपन ने शुरू किया था तो थोड़ा सा तो बैंकों की हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, बताना है, लिखना है कि साहब ये बैंक खुले थे, पहला स्वदेशी बैंक हमारा ये था। फिर बैंकों की कुछ परिभाषाएं, अपने शब्दों के अंदर आपने कोई परिभाषा लिखी। फिर बैंकों के कार्य आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, और ये फिर बैंकों का महत्व तैयार करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे जो बैंक का टॉपिक है उसको तैयार करना है। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।